नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मनी गुरु का एक और खास सेगमेंट। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस आज सिर्फ आपके टैक्स बचाने का जरिया नहीं है, ये अब एक ऐसी जरूरत बन चुकी है जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ आपका पहला कदम होना चाहिए। क्योंकि अपने लाइफ के गोल को तो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत आ जाए या अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो प्लान करके नहीं आती। और आज के समय में तो इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है काफी सारे फैक्टर्स की वजह से। इंश्योरेंस कब क्यों अब और ज्यादा जरूरी हो गया है और कैसे सही इंश्योरेंस प्रोडक्ट का आप चुनाव कर सकते हैं, ये बताने के लिए विश्वजीत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो से ही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। और अब जानना चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन लेवल अगर आप देखें इंडिया में तो अभी भी काफी कम है, जागरूकता भी उतनी है नहीं। क्या वजह आप देख रहे हैं इसके पीछे, और आज के समय में तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है प्रोडक्ट को लेना? आपका क्या टेक होगा और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप मानते हैं कि अब इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेना और भी ज्यादा जरूरी बन चुका है? बिल्कुल, जो क्योंकि इंश्योरेंस का प्रोडक्ट अगर आप देखें, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम यही होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू जब करें उससे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, चाहे वो अपनी लाइफ है या आपके एसेट्स हैं। क्योंकि कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो सब लेते हैं, लेकिन मेडिक्लेम मैंडेटरी नहीं है तो नहीं लेते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से सबसे पहला कदम, अगर आप फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ का, तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, चाहे वो मेडिक्लेम है, चाहे वो टर्म प्लान है या इंश्योरेंस है। जागरूकता की बात है, नेचुरली इंडिया में अभी कम जागरूकता है, करीब 3.4% पेनिट्रेशन है इंडिया में जो कि लोग इंश्योरेंस लेते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, अभी बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस लेना है। गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा कदम उठाया था जिसमें काफी लोगों के लिए उन्होंने इंश्योरेंस, जो लोग कुछ तबके से नीचे हैं उनके लिए इंश्योरेंस फ्री कर दिया। तो मेरे हिसाब से अगर इंश्योरेंस लेना आज की तारीख में इसलिए जरूरी बन गया है कि अगर आप किसी मेट्रो या किसी अच्छे शहर में रह रहे हैं, आपका जो आज का लाइफस्टाइल है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो आपका खान पान है जिसमें कई सारे केमिकल्स जुड़े हुए हैं, अगर आप राइजिंग कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन देखें तो करीब 14% हाईएस्ट, मतलब बहुत तेजी से बिल्स की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अगर किसी हॉस्पिटल में अगर आप चले जाएं तो जैसे लोग कहते भी हैं कि वो 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा महंगे हैं। तो इन सब कारणों को अगर आप ध्यान में दें तो आपकी जितनी लाइफ टाइम सेविंग है, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो वो एक साथ उड़ सकती है। आप कई सालों से अपने लिए पैसा जोड़ते आ रहे हैं और अनसर्टेनिटी कभी भी कह के नहीं आती है। कुछ भी अगर आ गया, कोई बीमारी आ गई या डेथ आ गई घर में, तो आपकी सारी जिंदगी की सेविंग एक झटके में उड़ सकती है। या अगर आपने ऐसा नहीं लिया हुआ तो आपकी फैमिली का पीछे क्या होगा उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। तो किसी भी वजह से मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में लाइफ जी रहे हैं तो आपको मेडिक्लेम और अपने लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है किसी भी दिक्कत से, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आज के समय में कितना जरूरी हो गया है। अगर नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस की भी हम बात करते हैं, क्योंकि विश्वजीत साहब तो देख रहे हैं कि अब ट्रीटमेंट के कॉस्ट जो है वो भी बढ़ चुके हैं। आपने किस तरह का ट्रेंड देखा है और आने वाले समय में आपका क्या आकलन है? ये ट्रीटमेंट कॉस्ट तो और भी बढ़ेगा और ऐसे में जो इंश्योरेंस की जरूरत है वो भी अब और बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अगर हम इंडिया में देखें तो करीब 50 मिलियन लोग जो हैं जिनको डायबिटीज है। और अगर और देखें तो 1 से 5 में से 1 आदमी की डेथ हार्ट की बीमारी की वजह से होती है। तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ जो मेडिकल है, जो बिलिंग है, जो उनकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, वो 14% की दर से बढ़ रही है। तो अब इतनी तेजी से अगर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है मेडिकल की, तो आपको अपने लिए प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। करीब सोचिए, अगर आज 4.5 लाख रुपए लगते हैं हार्ट की बाईपास सर्जरी के लिए, तो 10 साल बाद आपको 16 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या आपने वो प्रोटेक्शन, डराने की बात नहीं है, बट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसमें डरने की कोई चीज नहीं है। अगर आपने प्रोटेक्शन कर लिया तो एक आपके लिए हैप्पीनेस की चीज बन जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को मेंटल फ्री कर लिया इन प्रॉब्लम से, इन टेंशन से। तो डर के लिए ना लें, अपनी मेंटल हैप्पीनेस के लिए लें, पीस ऑफ माइंड के लिए लें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बन गया है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ मेडिकल बढ़ती जा रही है वो आपको मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी वजह से आपको कुछ ना कुछ अपना प्रोटेक्शन जरूर लेना चाहिए, ताकि आप अपनी अच्छी लाइफ और अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकें। बिल्कुल, और फाइनेंशियल प्लानिंग का जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, पहला स्टेज ही यही है कि पर्याप्त इंश्योरेंस कवर आपके फैमिली के लिए जरूर होना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें बताकर नहीं आती हैं, कभी भी आ सकती हैं। तो थोड़ा बहुत पैसा इस तरफ भी आपको एज एन इंश्योरेंस आपके लिए रखना चाहिए। तो सर, अब अगला सवाल तो फिर यही होगा, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स दिमाग में रखने चाहिए और सही तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने परिवार के लिए ये कैसे चुन सकते हैं?
बिल्कुल, इसके बहुत सारे कारण हैं। वैसे ज़्यादातर क्लाइंट्स, ये कस्टमर ये भी सोचते हैं कि प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से कुछ प्लान्स लेते हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ प्राइस को एक क्राइटेरिया ना माना जाए, आप प्लान्स के पूरे डिटेल्स में जाएं। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं उसको कैजुअली ना लें कि भाई मैंने ले लिया 3-4 लाख का मेरे को सम एश्योर्ड मिल गया है या 5 लाख का मेडिक्लेम ले लिया, ऐसा ना समझें। उसकी जो फाइन डिटेल्स हैं वो भी पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारीकियाँ आपको समझनी चाहिए। और जब आप इसका आप चुनाव कर रहे हैं कि आपको कौन सा हेल्थ प्लान या मेडिक्लेम लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कई बार कई फीचर्स होते हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे रूम रेंट होता है, आपने सपोज 3 लाख का रूम रेंट, 3 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और उसमें लिखा हुआ है कि 1% से ज़्यादा आपका रूम रेंट कॉस्ट नहीं होना चाहिए, तो 3,000 का रूम किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको मिलेगा ही नहीं, आपको जनरल वार्ड में भी नहीं मिलेगा। तो आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि मुझे प्रीमियम भी उतना ही सम एश्योर्ड लेना चाहिए कि जिसका रूम रेंट कॉस्ट उसका या तो अनलिमिटेड हो, कोई उसमें कोई लिमिट ना हो, या इतना तो हो कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको वो रूम वहाँ पे मिल जाए। दूसरा, इसमें जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसका हॉस्पिटल्स का नेटवर्क कितना है, क्या आपके घर के पास उनके कई सारे हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको करीब के हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। तीसरा, उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, क्या उस कंपनी ने पास्ट में जब लोगों ने उनसे क्लेम करने की कोशिश करी तो क्या वो बहुत आसानी से दे रहे हैं या उसमें अड़चने आ रही है। तो आपको ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी एक आंकड़ा है जो आपको बताता है कि ये कंपनी कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दे रही है और कन्वीनियंस भी है। तो ऐसे कई सारे क्राइटेरिया हैं। को पेमेंट एक क्राइटेरिया होता है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब 4-5 क्राइटेरिया जो फीचर्स हैं आपको बारीकियों से समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी पॉलिसी का चुनाव करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिन्हें कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इस तरह की कुछ चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर ये सवाल आते हैं कि हमें प्लान लेना है, हमें इंश्योरेंस प्लान लेना है, लेकिन कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेहतर है। इसकी रिसर्च आप खुद भी अपने तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया भी सर ने बताए हैं, उसके मुताबिक आप अपने लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, दीपक गुप्ता, और इनका सवाल इसी से मिला जुला, टर्म प्लान से ही जुड़ा है। दीपक नमस्कार। हेलो जी दीपक, सुन पा रहे हैं हमें? क्या सवाल है आपका? यस मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन टर्म प्लान और ELSS को लेके है जी। तो मेरी एज 31 है और मेरे को 1.5 CR का टर्म प्लान चाहिए। तो वो मेरे को जानना है कि वो मेरे को 60 ईयर्स तक लेना चाहिए एज या उससे ज्यादा का। ओके। और दूसरा है कि मेरे को एक ELSS फंड लेना है। तो करंटली मेरे पास कोटक का ELSS है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है। तो क्या मेरे को DSP ब्लैक रॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए या किसी और लास्ट के ओरिएंटेड ELSS फंड में या नहीं? ऑलराइट। और आपका एक और भी सवाल है क्रिटिकल इलनेस राइडर को लेके, कि मेरे को राइडर साथ में लेना चाहिए या एज अ सेपरेट पॉलिसी? अच्छा सवाल है आपका, और ये जो सवाल है ये काफी सारे दर्शकों के मन में भी आता है। विश्वजीत जी क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? इसमें अगर आप समझे तो 3 सवाल है। सबसे पहले जो ELSS का वो ले लेते हैं जी। कि जो ELSS का फंड आपने लिया अभी केवल 6 महीने हुए हैं आपको उसमें आपने निवेश किया हुआ है। तो किसी भी इक्विटी फंड में जब आप निवेश करते हैं तो 6 महीने एक बहुत कम पीरियड होता है जिससे कि आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। और ELSS का एक और रूल है कि आप 3 साल तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तभी आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तो आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं, आप उसको अभी ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि आपको 3 साल के लिए उसी प्लान में बने रहना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप सोच सकते हैं कि आपको DSP किसी और स्कीम में जाना है या किसी और ELSS फंड में लाना है। तो मेरे हिसाब से 3 साल तक तो आप इसी स्कीम में बने रहें और उसके बाद आप सोचें। दूसरा प्लान जो था आपका मेडिक्लेम का था कि आपको कौन सा मेडिक्लेम लेना है, कितना लेना है। तो ये मेडिक्लेम का एक क्राइटेरिया बड़ा सिंपल होता है कि जो आपकी नेचुरली इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी एज कितनी है और आपकी इनकम लेवल कितनी है। जो हम एज अ फाइनेंशियल प्लानर सजेस्ट करते हैं वो ये होता है कि आपकी जो इनकम है उसका 10 टाइम्स तो होना ही चाहिए। तो अगर आपकी 10 लाख इनकम है तो करीब 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान जिसे आप कह सकते हैं, जो कि सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है। तो 1 करोड़ तक का आपको सम एश्योर्ड लेना चाहिए। आपने 1.5 करोड़ का बोला है तो और भी अच्छा है, कुछ लोग 20 टाइम्स ऑफ द इनकम बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से 1.5 करोड़ इज अ गुड प्लान जिसमें आपको अपना टर्म प्लान लेना चाहिए। अब इसमें कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि टर्म प्लान विद क्रिटिकल राइडर या अलग से प्लान लें। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान अलग से कुछ नहीं आता, वो एज अ राइडर आता है। तो अगर जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं उसमें केवल उस 30% उससे ज़्यादा पैसा आप सिर्फ राइडर के लिए दे सकते हैं। तो अगर आपका 10,000 रुपये प्रीमियम है और आपने 1 करोड़ का सपोज इंश्योरेंस ले रखा है तो 3,000 से ज़्यादा का आपको राइडर नहीं मिलेगा।
कायदे में लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा, जब भी आपको ऐसी कोई क्रिटिकल बीमारी होती है तो टर्म प्लान तो आपको जब भी मिलेगा जब कोई डेथ हो जाती है, तो वो आपकी फैमिली को मिलेगा। लेकिन अगर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस डायग्नोस हो जाती है तो डायग्नोसिस पे ही इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख 20 लाख जो भी आपका सम एश्योर्ड है आपको इंस्टेंटली दे देगी, ताकि आपकी लाइफ आपकी जो लाइफ चेंज हुई है इस इवेंट की वजह से, या आपकी जॉब छूट गई है या किसी और वजह से आपके खर्चे बढ़ गए, तो वो आपको टेक केयर कर ले। तो मेरे हिसाब से जरूर लेना चाहिए। सेपरेट प्लान जो क्रिटिकल इलनेस का आता है वो हेल्थ इंडस्ट्री में आता है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं आता। हेल्थ में क्रिटिकल इंश्योरेंस आता है, वो भी बहुत अच्छा प्लान है। उसके सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि जब भी आपको वो बीमारियां हैं, ज्यादातर 8 से लेकर 20 तक होती हैं बीमारियां, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बीमारी कवर हो वही प्लान लेना चाहिए। उससे फायदा आपको ये रहेगा कि आपको जब भी ऐसी कोई बीमारी डायग्नोस होगी तो आपको वो पैसा डायग्नोस होते ही मिल जाएगा, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में आप जब ले रहे हैं तो वो लिमिट है, बट इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी सपोज 50 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं क्रिटिकल इलनेस का, तो आपको इमीडिएटली डायग्नोस होते ही 50 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना होता है कि 3 महीने के बाद ये पॉलिसी शुरू होती है, और जब भी आप इन्फॉर्म करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, आपको 30 दिन तक आपको सर्वाइवल रखना पड़ता है, तो उसके बाद ही आपको पैसा मिलता है। तो वो सेपरेट है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, वो आप हेल्थ इंडस्ट्री से ले सकते हैं, वो भी एक अलग फायदा है। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस चाहिए तभी, अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस में जो राइडर है उसका जरूर लेना चाहिए। और जो प्लान अगर आप सोच रहे हैं तो ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट है, बहुत अच्छा प्लान है, इसको आप इसका चुनाव कर सकते हैं। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस 3D करके एक स्कीम आती है, ये भी बहुत अच्छी है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे इंश्योरेंस हैं, और इसमें क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस राइडर भी अवेलेबल होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किए विश्वजीत जी, और आपके स्क्रीन पर कुछ टर्म प्लान का भी चुनाव है। अगर आप टर्म प्लान के साथ विद क्रिटिकल इलनेस राइडर का अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। बाकी आप अपनी तरफ से भी रिसर्च कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। मऊ से राम जी जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार राम, पूछिए। जी हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका सर? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ELSS फंड जो होता है मैम, वो इक्विटी के अंदर किस कैटेगरी में आता है मैम? जैसा आई मीन लार्ज कैप में आते हैं या मल्टी कैप या मीडियम, किस टाइप के आते हैं मैम? दूसरा जी ELSS के अंतर्गत जो होता है मैम। और दूसरा क्वेश्चन ये था मैम, जो मेरा ABSL टैक्स रिलीफ 96 फंड है मैम, ये किस कैटेगरी में आएगा? इसके बाद टर्नओवर रेशियो का मैम कितना फंड पे इफेक्ट पड़ता है मैम? टर्नओवर रेशियो जिसका हाई है उस किस तरीके का होगा, या लो है किस तरीके का होगा, इस तरीके थोड़ा मालूम करना। टर्नओवर क्या होता है मैम, और उसका कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे फंड पे? हाँ, काफी सारे सवाल हैं, काफी सारी कंफ्यूजन है इनके सवाल को लेकर लग रहा है। पहले तो ये ELSS के बारे में समझना चाह रहे हैं, और एक ELSS फंड का भी नाम लिया उन्होंने, उसके बारे में भी ये समझना चाह रहे हैं। ABSL टैक्स 92 के बारे में जानना चाह रहे हैं। विश्वजीत जी क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, जो ELSS कैटेगरी है वो स्पेसिफिकली टैक्स सेविंग के लिए बनाई गई, जैसा उसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो इक्विटी कैटेगरी में आती है, लेकिन ये 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप 3 साल तक इसमें बने रहते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। तो टैक्स बचाने के लिए ज़्यादातर लोग इसमें निवेश करते हैं। कुछ लोग वैसे भी निवेश करते हैं क्योंकि इसमें अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि ये क्लोज्ड एंड फंड होता है। फंड मैनेजर के पास 3 साल का पीरियड होता है कि वो पैसा कहीं पे भी निवेश कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज कॉल कि उसको कहाँ पे निवेश करना है। तो 3 साल के बाद ही रिडम्पशन प्रेशर होता है, तो इमीडिएटली इसको फंड मैनेजर को कोई प्रेशर नहीं होता कि कुछ क्लाइंट पैसा वापस ले लेंगे, क्योंकि बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ओपन एंडेड होती हैं, कभी भी क्लाइंट्स पैसा वापस निकाल सकते हैं। लेकिन ELSS में 3 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है, तो फंड मैनेजर के पास एक अच्छा खासा पीरियड होता है परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और ऐसी स्कीम्स में, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने के लिए जहां उसको लगता है कि 2-3 साल बाद अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए इसमें लोग निवेश करते हैं। 1.5 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम इसमें निवेश कर सकते हैं। और जो आपने स्कीम बताई आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ, काफी अच्छी स्कीम है, इसमें आप बने रह सकते हैं। और कुछ लोग इसके 3 साल के बाद भी बने रहते हैं, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो बने रह सकते हैं। जहां तक कि आपका सवाल था कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप है, तो वो एक फंड मैनेजर की कॉल होती है, वो एक पोर्टफोलियो बनाता है। आपको कुछ 2-3 स्कीमों का चुनाव करना पड़ेगा।
तो इसमें आपको इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 3 साल तक का पैसा फंड मैनेजर के पास है। तो अगर वो मिड कैप है, लार्ज कैप है, एनीवेज वो 3 साल तक आपका पैसा उसी स्कीम में रहेगा। तो हाँ, इसमें कैटेगरी होती हैं, लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी होती हैं, लेकिन अगर आपने उसमें एक बार डाल दिया, ये इनका सवाल ये था कि जो फंड इनके पास है क्या वो किस कैटेगरी में आता है? देखिए, इसमें कोई कैटेगरी ऐसे डिफाइन नहीं होती है। ईएलएसएस अपने आप में एक कैटेगरी है जो टैक्स सेविंग के लिए बनाई गई। ओके, तो इसमें आपका पैसा डाल दिया जाता है और उसके बाद 3 साल के लिए लॉक इन हो चुका होता है। तो इसमें इस तरह की कुछ फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में वो जाना चाहिए। तो ये आपके जो सवाल था आपका। और अब कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से मनीष वैष्णव जी जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैंने जो आपको मेल करी थी उसमें मैंने कुछ 4 टारगेट जो मेरे बताए थे, तो उसमें मुझे कौन कौन से किस टारगेट के लिए कौन सा फंड, किस गोल के लिए मुझे कौन सा फंड लेना है। मनीष जी, आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं? जी, पहली बार निवेश कर रहा हूँ। ओके, अभी तक आपका सिर्फ पीपीएफ, पीएलआई और एनपीएस में ही अभी तक आपने किया हुआ था? जी, उसमें ही है मैम मेरा। चलिए, तो मुझे कौन से फंड में कितना, आप जो भी फंड मेरे को बताएंगे जी उसमें कौन से फंड में कितनी की एसआईपी में स्टार्ट करूँ जिससे आपका गोल अचीव हो पाए? हाँ, बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। विशु जी क्या राय देंगे इन्हें? बिल्कुल, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं स्कीम्स भी बता देता हूँ और कितने की एसआईपीज आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए गोल के लिए, वो भी बता देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, अपने गोल्स को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है और ये भी बता रखा है कि कितना पैसा उसके लिए आपने प्लान किया हुआ है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इन्फ्लेशन उसमें लेके चल रहे होंगे कि उस टाइम पे आपको इतना पैसा चाहिए होगा, ना कि आज की कॉस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से वो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आपने अच्छी खासी अमाउंट चुनी हुई है। तो गोल्स जो आपने मनीष जी चुने हुए हैं उसमें एक 50 लाख का गोल है जो 14 साल बाद आ रहा है, जो आपकी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए आपको करीब 11 या 12 हज़ार रुपए की एसआईपी निवेश करनी पड़ेगी सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल के लिए। दूसरा गोल जो 40 लाख का है जो आपके चाइल्ड मैरिज के लिए है, उसके लिए क्योंकि लंबा समय आ गया, देखिए 14 साल के लिए आपको 11,000 रुपए चाहिए 50 लाख के लिए, और 40 लाख के लिए क्योंकि 20 साल का पीरियड है तो सिर्फ 4,000 की एसआईपी चाहिए। तो जितना लंबा गोल होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करने लग जाती है तो उतना अच्छा रहता है। इसलिए हम हमेशा सबको ये सलाह देते हैं निवेशकों को कि जितनी जल्दी से जल्दी हो आप स्टार्ट करें, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको उसका लाभ मिलेगा। आपका जो तीसरा गोल है 50 लाख का, वो भी 20 साल का है, उसके लिए भी आपको सिर्फ 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करनी है। जो फोर्थ गोल है वो आपका थोड़ा सा करीब है 40 लाख का और 10 साल बचे हैं, तो उसके लिए आपको करीब 17,000 की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ ये करीब 12% की रिटर्न एज्यूम करके चल रहा हूँ। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी गारंटेड नहीं है, बट जब हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो कंजर्वेटिव भी लेके चलें तो 10-12% की रिटर्न हमें आराम से मिल जाती है। यहाँ तक कि 15, 18, 20% रिटर्न्स भी मिली हैं, बट कोई गारंटेड नहीं है। तो 12% की रिटर्न लेके मैंने आपको ये एसआईपी कैलकुलेट करके दी है। कुछ फंड्स जो आप जिसका चुनाव कर सकते हैं, मेरे हिसाब से हम कुछ लार्ज कैप फंड्स ले लेते हैं, कुछ मल्टी कैप फंड्स ले लेते हैं। और इसका ये भी अपने ध्यान रखना है कि करीब जैसे जब भी आप इन स्कीम्स में निवेश करें तो 1 साल बाद अपना पोर्टफोलियो समय समय पर रिव्यू करते रहें। और जब आप जिस गोल के करीब पहुंच रहे हैं, आखिरी के साल आपने इक्विटी से निकाल के उस पैसे को डेट में ले आना, ताकि आपका रिस्क जो है बिल्कुल कम से कम हो जाए, तो ताकि लास्ट मिनट में आपको सरप्राइज ना मिले, इसलिए ये कहा जा रहा है। और जो स्कीम्स आप चुन सकते हैं, मेरे हिसाब से बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी स्कीम चुन सकते हैं। 1-2 मिड कैप फंड भी ले सकते हैं क्योंकि आपके पास लंबा समय है। तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसका आप चुनाव कर सकते हैं। फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस ले सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड ले सकते हैं। कोटक सिलेक्ट फोकस ले सकते हैं और एसबीआई मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। तो ये 6-7 स्कीम्स जैसे मैंने आपको बताई हैं, इसमें आप 10-10 हज़ार की करीब एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा स्कीम लेंगे तो आप ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप परफॉर्मेंस भी इनकी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, ताकि हम हर साल उसको स्विच भी कर सकें, थोड़ा चेंज भी कर सकें। चलिए मनीष जी, आपको ये राय दे दी गई है, कुछ फंड्स आपको सिलेक्ट किए गए हैं, आप उससे अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ, दानिश जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। दानिश नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए आपका सवाल। मैम मैं एटीसी के तहत जो 1.5 लाख का बेनिफिट होता है वो लेना चाहता हूँ, और मैं ये कंफ्यूज हूँ इस चीज में कि मैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट करूँ कि यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका पर्पस टैक्स सेविंग का है?
ये टैक्स सेविंग भी है मैम, और इवन ऐसे इंश्योरेंस में उसको लाइक यू नो इफ आई कैन गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट तो वो भी मैं चाहता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, आपने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही प्लानिंग शुरू कर दी है अभी से टैक्स सेविंग की, ये बहुत अच्छी बात है। और आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देते हैं। विश्वजीत जी, ELSS और यूलिप दोनों के पर्पस वैसे अलग अलग होते हैं, इनका टैक्स सेविंग का भी है, इनको इंश्योरेंस भी चाहिए और रिटर्न भी अच्छा चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? यस बिल्कुल, जैसा आपने बताया दानिश जी, बहुत अच्छा, आपने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही प्लानिंग शुरू कर दी है। तो दोनों प्रोडक्ट्स को ऐसे समझें कि जो यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो अगर आपके पास जो 100 रुपये आप उसमें निवेश करते हैं तो उसमें से आपको एटलीस्ट वो उसमें इंश्योरेंस आपको मिलेगी, उसका जो 10% है, 10 टाइम्स जो अभी आपका आप निवेश करते हैं, तो 10 टाइम्स अगर आपका इंश्योरेंस सफिशिएंट है तो आप यूलिप में निवेश कर सकते हैं। और ये मान के चलें कि एक लंबे समय की प्रोडक्ट है, आपको 2-3 साल में इतने अच्छे रिटर्न्स ना मिले, लेकिन 5-7 साल 10 साल के बाद आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी मिलेगी। बिल्कुल, इंश्योरेंस तो जब तक आपका प्रोडक्ट है, आपने निवेश किया हुआ, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा, 10 टाइम्स ऑफ वॉट एवर आपने जो इन्वेस्ट किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, वैसे हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट मानते हैं, बट ये इंश्योरेंस में एक इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये भी काफी अच्छा हो गया है। कुछ साल पहले यूलिप में काफी नेगेटिविटीज थी, लेकिन रेगुलेटर के इंटरवेंशन के बाद अब बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट उभर के आया और बहुत अच्छा स्कीम है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अंडर सेक्शन 80C का बेनिफिट आपको पूरा इसमें मिलता है, आप 1.5 लाख रुपया पूरा भी लगा सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी अवधि का ध्यान रखें, कम से कम 5 साल के लिए आप इसमें निवेशित रहें। ELSS जहां है वो म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आपको लगता है कि मुझे पैसा 3 साल बाद चाहिए, तो इसमें आपको कोई इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो है ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है। और 100 रुपया जो भी आपने निवेश किया वो पूरा का पूरा इक्विटी में निवेश हो जाएगा, पूरा स्कीम में निवेश हो जाएगा, तो आपका इसमें इंश्योरेंस में कुछ कटेगा नहीं। तो रिटर्न्स भी अच्छे रहेंगे। अगर आप इक्विटी मार्केट का रिटर्न्स भी लेना चाहते हैं, टैक्स सेविंग भी लेना चाहते हैं, तो दोनों फायदे इसमें मिलते हैं। और 3 साल का लॉक इन पीरियड है। यूलिप 5 साल प्लस एंड अबव पीरियड विद, आप उस पर थोड़ा सा आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो ये आपको चुनाव करना है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपकी इंश्योरेंस की नीड है तो यूलिप भी लिया जा सकता है, अदरवाइज आप ऐसा भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपने ELSS भी लिया और कुछ टर्म प्लान भी ले लिया। अगर आपकी यूलिप से इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, वो आप ऐसे जान लें कि आपकी जो भी इनकम है, क्या 10 टाइम्स उसमें सम एश्योर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, कम पड़ रहा है, तो आप उतने का इंश्योरेंस और ले लें, ताकि आपकी इंश्योरेंस भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, टैक्स बेनिफिट भी पूरी हो जाए। चलिए दानिश, तो ये आपको सलाह दे दी गई है, दोनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में समझा दिया गया है। बस टाइम फ्रेम का है थोड़ा फैक्टर जो आपको खुद ही से समझना पड़ेगा और अपने हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं।